अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या हैं, दैन ये किस तरह से जनरेट होती हैं, इनकी प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और दैन हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ट्रैवलिंग के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन हम थोड़ा सा जो है इसको रिवाइज़ कर लेते हैं डेफिनेशन को। तो अगर जो है हम रेडियो को ट्यून करते हैं या हम हेडफोन्स वगैरह लगाते हैं या लाइट ऑन करते हैं तो हमें जो है थोड़े वार्म फील होती है सन की, कि मतलब थोड़ी सी गर्माइश फील होती है सन की अपनी स्किन के ऊपर। बेसिकली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है। तो अगर हम जो है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करें तो हमारे पास क्या होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर वेव्स विच कैन ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम ऑफ आउटर स्पेस। मतलब ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो है एक और बात भी क्लियर होती है, तो होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है, ठीक है। कि इनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती, वैक्यूम में भी जो ट्रैवल कर सकती हैं। सेकेंड, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कपल्स विद द मैग्नेटिक फील्ड। कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कपल होती हैं एक दूसरे के साथ, दैन हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या ईएम वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें रिक्वायर होती है ईएम वेव्स की प्रोडक्शन के लिए। थर्ड पॉइंट डेफिनेशन में अगर हम देखें तो क्या है कि द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। इसका क्या मतलब है कि हमने सेकंड पॉइंट में ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कपल होती हैं तो ईएम वेव्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन उन्होंने नेक्स्ट क्लियर कर दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से कपल होंगी, कि वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के, दैन जो है हमारे पास ईएम वेव जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ईएम वेव हमारे पास होती हैं बेसिकली। इसकी जनरेशन के बारे में थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं। द स्टैटिक चार्जेस जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड गिव राइज टू इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इन स्पेस। कि हमारे पास जो स्टैटिक चार्जेस होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी जो है वो स्पेस में प्रोड्यूस होगी। इसी तरह अगर हम मूविंग चार्जेस विद कांस्टेंट स्पीड की बात करें, पहले हमने देखा स्टैटिक चार्जेस मतलब जो चार्जेस हैं वो मोशन में नहीं है, बिल्कुल रुके हुए हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी जो है वो स्पेस में प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अगर अब चार्जेस जो हैं वो मूव कर रहे हैं लेकिन उनकी मोशन जो है वो कांस्टेंट है, मतलब जो उनकी स्पीड है वो कांस्टेंट है, देन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी जो है वो स्पेस में प्रोड्यूस होगी। अब हमने तो ये देखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं वो किस तरह से ट्रैवल करती हैं। ट्रैवल करेंगी तो ऑब्वियसली जो वो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगी। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो एनर्जी है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं होती अगर इलेक्ट्रिक और जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी हैं वो कांस्टेंट हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर स्टैटिक चार्जेस की हम बात कर रहे हैं तो स्टैटिक चार्जेस जो होंगे उनकी मोशन यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट होगी, जिसकी वजह से वो रेडिएट नहीं करेंगे और जब तक वो रेडिएट नहीं करेंगे तब तक ये जो वेव्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं होंगी, ठीक है। अब अगर हम जो है एनर्जी, अब यहाँ पे मैं एनर्जी ट्रांसपोर्ट करने की बात जो कर रही हूँ उसमें एनर्जी कौन सी है, बेसिकली सिग्नल हो सकते हैं, मोमेंटम भी हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो अगर हम एनर्जी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो जो हमारे पास जो होगी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी जो होंगे वो टाइम के लिहाज से चेंज होनी चाहिए, वेरी करनी चाहिए, देन जो है हम एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एक्सलरेटेड चार्जेस डिवेल्प टाइम वेरिंग करंट विच जनरेट ईएम वेव। इसका मतलब है स्टैटिक चार्जेस से तो हम ईएम वेव्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे पास जो चार्जेस हैं वो रेडिएट कर रहे हैं या एक्सलरेट कर रहे हैं और टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं, देन जो है हमारे पास ईएम वेव प्रोड्यूस होती है। तो अब हमने ये तो देख लिया कि जो मूविंग चार्जेस होंगे वो जो है मैग्नेटिक फील्ड्स या इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन किस तरह से करेंगे, मूविंग चार्जेस हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, किस तरह से करेंगे वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एनी मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस सराउंडेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कि हमारे पास कोई भी जो मूविंग चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से सराउंड होता है, ठीक है, उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर हम प्रोडक्शन ऑफ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज वाइब्रेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट चेंजेस क्रिएटिंग अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये वही बात है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी है
कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है वो वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट भी कह सकते हैं हम, चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी कह सकते हैं, टाइम के लिहाज से वेरी करना भी कह सकते हैं, ठीक है, रेडिएट करना भी कह सकते हैं। तो वाइब्रेट मतलब करना टू एंड फ्रॉम मोशन चार्जेस की। तो इससे क्या होगा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी। नीचे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो दोनों तरह की फील्ड जो हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि ये हमने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की डेफिनेशन में पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वो इस तरह से कपल होंगी कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं कि हमारे पास जो दोनों फील्ड्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब इसमें जो ब्लू वाली है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, और जब हमारे पास येलो वाली है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स ईच अदर अगेन एंड अगेन। ये भी हमें पता है कि जब हमारे पास से जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो रेडिएट करेंगे या फिर वो वाइब्रेट करते रहेंगे, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस होती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड देन क्या होगा कि वो दोनों जो फील्ड्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। एंड EM वेव ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। ये भी हमें पता है कि जब हमने फर्स्ट में ये बात कर दी कि EM वेव्स को जो है वो ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं, हर डायरेक्शन में जो मूव वो कर सकती हैं। इसकी जो अगर हम एग्जांपल लें तो हमें पता है जो सन है वो सबसे बड़ा सोर्स है हमारे पास EM वेव का, और हमें पता है कि जो सन से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो हर डायरेक्शन में जो है वो मूव कर सकती हैं, ठीक है। अब अगर हम फिगर की बात करें तो जो हमारे पास फिगर है इसमें जो EM वेव्स है वो एक डायरेक्शन में ट्रैवल होती हमें नज़र आ रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे जो है एक फिगर के अंदर शो नहीं करवा सकते जो हमारे पास EM वेव है वो हर डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स वाइब्रेट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन द वेव ट्रैवल, सो इट ट्रांसफर्स वेव, ठीक है। ये भी हमें जो है हम ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ना वो वाइब्रेट तो करेंगी, और इस तरह से वाइब्रेट करेंगी कि वो एक दूसरे पे राइट एंगल का वही मतलब है 90 का कह लें या परपेंडिकुलर कह लें, ठीक है। वो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। और ये किस तरह से होंगी परपेंडिकुलर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव। अब यहाँ पे ये जो आपको ब्लैक एरो नज़र आ रहा है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास जो वेव की ट्रैवलिंग की जो डायरेक्शन है उसको जो है वो मतलब शो कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने जो EM वेव है उसके बारे में तो पढ़ लिया। अब हम जनरेशन की बात करते हैं कि जो EM वेव है हमारे पास जनरेट किस तरह से होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो EM वेव को जनरेट करने के लिए सबसे जो सिंपल वाला हम सर्किट यूज़ करते हैं वो हमारे पास RLC सर्किट होता है, ठीक है, या इसको हम ऑसिलेटर भी कहते हैं। ये भी हम ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स में, ठीक है। तो हमारे पास एक सिंपल RLC सर्किट आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसके साथ हमने जो एक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लगाया। अब हमने एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स क्यों यहाँ पे अटैच किया, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम सर्किट में जो है वो मतलब LC सर्किट नहीं बल्कि हम RLC सर्किट की बात करें तो एनर्जी डेसिपेट होगी ड्यू टू रजिस्टर। तो उस एनर्जी की डेसिपेशन को दोबारा से रिकवर करने के लिए हमने जो एक एनर्जी का सोर्स लगाया है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि जो हमने एनर्जी का एक्सटर्नल सोर्स एनर्जी का इसके साथ लगाया है सर्किट के साथ, वो जो है वेरिंग करंट जो है वो हमें जो है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। वेरिंग करंट करेगा मतलब हमारे पास AC होगा, यहाँ पे DC सोर्स नहीं होगा। फिर हमने जो हमारा सर्किट है उसको कपल कर लिया है ट्रांसफार्मर के साथ, और जो ट्रांसफार्मर है वो बेसिकली क्या काम करेगा, वो जो वेव्स प्रोड्यूस होनी है उनको ट्रांसमिट करेगा टू द एंटीना, ठीक है। अब हमने कहा कि जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है वो क्या करेगा, वो करंट कैरी करेगा टुवर्ड्स द एंटीना। ये लास्ट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एंटीना लगा हुआ है, ठीक है। अब ये एंटीना तक लेके जाएगा तो हमारे पास हमें पता है जो चार्जेस हैं वो ड्यू टू AC सोर्स हमारे पास जो हैं वो बैक एंड फोर्थ मोशन करेंगे, मतलब कि हम कह सकते हैं ये वाइब्रेट कर रहे होंगे चार्जेस। अब आपको पता है चार्जेस की वाइब्रेशन की वजह से जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से वो कपलिंग होगी और जो हमारे पास EM जो वेव्स होंगी वो प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास एंटीना होगा वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह जो है वो वर्क कर रहा होगा। ये आपने यहाँ भी हमारे पास बात जो है वो याद रखनी है, ठीक है। एंटीना से जो हमारे पास एक पॉइंट हमने लिया एंटीना से नेक्स्ट किसी मतलब थोड़े फासले पे हमने एक पॉइंट P ले लिया। तो वो पॉइंट P हमने क्यों लिया, बेसिकली वहाँ पे हमने एक डिटेक्टर लगाया होगा कि जो हमें ये डिटेक्ट कर रहा होगा कि EM वेव जो है वो ट्रैवल करती हुई और एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अगर हमारे पास EM वेव ट्रैवल ना करें या फिर वो मोशन में ना हो तो हमारे पास जो पॉइंट P है वहाँ पे कोई भी डिटेक्शन जो है वो शो नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारे पास जो पॉइंट P है वहाँ पे डिटेक्शन EM वेव्स की वो शो होती है, ठीक है।
तो ये थी जनरेटिंग ऑफ EM वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में तो उनकी थोड़ी सी स्पीड के बारे में देख लेते हैं। हमें पता है कि जितनी भी EM वेव्स होती हैं वो सारी जो हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं। स्पीड ऑफ लाइट जो है अगर हम किलोमीटर में देखें तो 300,000 किलोमीटर पर सेकंड, अगर हम मीटर पर सेकंड में देखें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और ये स्पीड ऑफ लाइट है जो कि नेचुरल है। अब ये EM वेव जो हैं वो यूजली ट्रैवल स्लोएस्ट इन सॉलिड एंड फास्टेस्ट इन गैसेस, ठीक है। कि अगर हम वैसे तो स्पीड पे इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर फ़र्क पड़ेगा तो वो मीडियम की वजह से थोड़ा सा ये फ़र्क पड़ेगा कि अगर सॉलिड स्टेट में EM वेव पर जो है मूव कर रही तो दैन उनकी स्पीड थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी। आपको पता है कि हमारे पास जो सॉलिड स्टेट होते हैं जितने भी मटीरियल्स उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से उनकी स्पीड में जो EM वेव है उसकी स्पीड में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरह जो गैसेस होंगी उनके अंदर उनकी डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से जो है EM वेव वहाँ पे फास्ट मूव करेंगी, ठीक है। अगर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है वो देखें तो सबसे पहले प्रॉपर्टी तो यही है कि जितनी भी EM वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स होती हैं। ट्रांसवर्स का क्या मतलब होता है कि दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल थ्रू, ठीक है। जैसे अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में देखें ना तो उनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होगी, जैसे साउंड वेव्स है, ठीक है। कि कोई मीडियम होगा तो वो वाटर वेव हम कह सकते हैं, तो कि कोई मीडियम होगा तो वो ट्रैवल करेंगी, वरना वो ट्रैवल नहीं करेंगी, ठीक है। लेकिन EM वेव में ऐसा कोई सीन नहीं है, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं, इनको कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता। और इनकी जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ होती है वैक्यूम में, जिसको हम स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। दे कैन ऑल बी रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, ठीक है। तो ये जो हमारे पास EM वेव होती हैं ये रिफ्लेक्ट भी हो सकती हैं और रिफ्रैक्ट भी हो सकती हैं, सारी की सारी जितनी भी EM वेव्स हैं, ठीक है। रिफ्लेक्ट भी हो सकती हैं और रिफ्रैक्ट भी, आपको पता है कि रिफ्रैक्शन जो है वो क्या होता है। और दे कैन ऑल बी इमिटेड एंड अब्सॉर्ब बाय मैटर। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, इमिटेड और एब्जॉर्प्शन जो है वो मैटर पे डिपेंड करेगी कि या मीडियम पे डिपेंड करेगी कि जहाँ से वो ट्रैवल कर रही हैं या जिनके साथ टकराई हैं वो मीडियम या वो मैटर किस तरह का, ठीक है। तो उस हिसाब से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगी वो रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्रैक्ट होंगी, इमिट होगी या एब्जॉर्ब होंगी। हमने EM वेव की जनरेशन की बात कर ली, अब हम EM वेव की ट्रैवलिंग की बात करते हैं कि EM वेव किस तरह से जो है वो ट्रैवल करती हैं। दोबारा से मैंने वही अरेंजमेंट लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो RLC सर्किट है, ठीक है। और साथ में जो मतलब ये एज ऑसिलेटर काम करता है। ये क्या करेगा, ये साइनोसॉइडल करंट जो है वो प्रोड्यूस करेगा एंटीना में, ठीक है। जो जिसकी वजह से जो हमारे पास जो वेव्स होंगी वो प्रोड्यूस होंगी, और जो पॉइंट P है वो वहाँ पे क्या होगा, एक डिटेक्टर लगा हुआ है जो कि हमारे पास वेव को डिटेक्ट करेगा, जो उसको पास करके वहाँ से ट्रैवल कर रही है, उसको ट्रैवल करते हुए उसको पॉइंट को पास करते हुए वहाँ से गुजर रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास जो EM वेव्स हैं वो ट्रैवल करती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वो ट्रैवल ना करती होती हैं, एक ही जगह पे रहती, तो फिर क्या होता है कि हमारे पास जो पॉइंट P है वहाँ पे जो डिटेक्टर लगा है वो कोई भी EM वेव को डिटेक्ट ना कर पाता। अब हम थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है। इससे पहले कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ एक और बात करते चलते हैं यहाँ पे कि ना जो हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी साइनोसॉइडल होगा और वो वेरी कर रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास वो होगा एंटीना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी साइनोसॉइडल होगी, साइनोसॉइडल नहीं एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा, ठीक है। इसमें अब ये होगा कि हमारे पास जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है वो भी साइनोसॉइडल होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी साइनोसॉइडल होगी, ठीक है। साइनोसॉइडल होने का क्या मतलब है कि उनकी जो डायरेक्शन होगी वो हाफ साइकिल के बाद जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं डायग्राम में, देखें जो फर्स्ट जिसको A कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे जिस डायग्राम को A कहा गया है ये क्या है कि ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड है यहाँ पे EM वेव्स का, ठीक है। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉन्ग Y एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड है, लॉन्ग X एक्सिस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन जैसे ही वो नेक्स्ट उन्होंने ट्रैवल किया तो हमारे पास क्या हुआ कि जो EM वेव है इसमें इनकी डायरेक्शन तो नहीं चेंज हुई, लेकिन इसमें क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड में फ़र्क आ गया, ठीक है। अब जब नेक्स्ट बात आई तो यहाँ पे जो पॉइंट P पे जब आए तो क्या हुआ कि उनका मैग्नीट्यूड जो है वो 0 हो गया, ठीक है। अब ये 0 कैसे हुआ इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं डायग्राम की मदद से।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले बात की है इन पॉइंट्स की, ठीक है, यहाँ जहाँ पे मैग्नीट्यूड है वो हाईएस्ट है, लेकिन जैसे ही हमारे पास जो वेव है थोड़ी सी आगे ट्रैवल करके आई यहाँ पे, तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो गया, लेकिन डायरेक्शन सेम रही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस है और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पे जहाँ पे ये टोटल एक दूसरे से मिल के अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड जो है वो ज़ीरो हो गया, ठीक है। अगर हम इसी डायग्राम को देखते हुए नेक्स्ट की हाफ साइकिल की बात करें, तो मैग्नीट्यूड जो है वो उनका थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा और डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। किस तरह से चेंज होगी वो हम इस डायग्राम की मदद से देखते हैं। यहाँ पे हम डी जो हमारे पास डायग्राम है इसकी बात कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो लॉन्ग एक्स एक्सिस ही रही और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लॉन्ग वाई एक्सिस रही, लेकिन इनमें चेंज किस तरह से आया कि पहले जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड थी वो लॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस थी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो लॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस थी। लेकिन अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस होगी और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। अब इनका जो नेक्स्ट आप देख सकते हैं, हम ई वाली डायग्राम में इनका जो मैग्नीट्यूड है वो फिर से ग्रेटेस्ट हो गया। वो किस तरह से दोबारा से हम इस डायग्राम की तरफ आते हैं, ये देखें। बात की गई है इस वाले पॉइंट की, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से नीचे वाली डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में अगर हम देखें तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, और इस पॉइंट पे जो है इनका मैग्नीट्यूड जो है वो हाईएस्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या हुआ कि हमारे पास मैग्नीट्यूड भी कम हुआ, ठीक है, डायरेक्शन सेम नहीं, लेकिन फिर मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो गया और दोबारा से वही साइकिल जो है वो रिपीट होता रहा। इससे क्या हुआ है कि हमारे पास तीन बातें जो है वो क्लियर हुई। फर्स्ट ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के जो हैं वो परपेंडिकुलर रहेंगी, ठीक है। सेकंड ये कि इनका मैग्नीट्यूड में चेंज आता रहेगा, और थर्ड ये कि ये साइनसॉइडल वेव्स हैं और अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करती रहेंगी। मतलब यहाँ से हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस पॉइंट पी एज वन वेव ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स पास्ट, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास उनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल ज़ीरो हो गया, इसका मतलब है कि एक वेव जो है वो पास कर गई है, पॉइंट पी से गुजर चुकी है। आप देख सकते हैं ये जो इतना पोर्शन है, ठीक है, जिसको हम लैम्डा नहीं सॉरी 1/λ कह सकते हैं, हाफ, तो यहाँ पे एक वेव जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और जब मैग्नीट्यूड ज़ीरो हुआ तो उस पॉइंट पी पे जहाँ पे हमने डिटेक्टर लगाया हुआ है वहाँ से जो वेव है वो ट्रैवल करके चलेगी और नेक्स्ट वेव जो है वो स्टार्ट होगी, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो चेंजिंग जो रेडिएटेड चार्जेस हैं या वाइब्रेट करते हुए जो चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करते रहेंगे अगेन एंड अगेन। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दोबारा जो है वो पैदा होने की वजह से क्या होगा कि उतनी ज़्यादा EM वेव जो है वो प्रोड्यूस होती जाएंगी। द वेव इज़ ट्रैवलिंग डायरेक्टली आउट ऑफ द पेज, ठीक है। जो हमारे पास वेव है वो इस डायरेक्शन में जो है वो आउटवर्ड टू द पेज जो है हमारे पास मूव करती हुई आ रही है। दोबारा से इस डायग्राम में देखें, जो लास्ट पे ब्लैक वाला एरो है, ठीक है, ये हमारे पास जो है वेव की ट्रैवलिंग की डायरेक्शन को डिटेक्ट कर रहा है कि वेव जो है वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। वेव की जो भी डायरेक्शन हो, हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव होंगे, ठीक है। तो फील्ड्स वेरी, ये वही बात की गई कि वो साइनसॉइडली जो है वो चेंज हो रहे हैं मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में भी। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, ठीक है, वही बात दोबारा से मैंने की है। तो आई होप इतना क्लियर आपको हो गया होगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट की, ठीक है, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमें ट्रैवलिंग मतलब वेव जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है वो डायरेक्शन के बारे में हमें बताएगा। वैसे तो हमें डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि जो वेव है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होंगी उस डायरेक्शन में वेव जो है वो मूव कर रही होगी। लेकिन अगर हम मैथमेटिकली देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमें वेव की ट्रैवलिंग की डायरेक्शन जो है वो देगा। Assume that EM wave is traveling towards point P in the positive direction of x axis, ठीक है, ये हमने assume कर लेना कि point P की तरफ जब EM wave जो है वो ट्रैवल कर रही है तो लॉन्ग मतलब हम ये जो डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस की हम बात कर रहे हैं ना, पॉजिटिव x एक्सिस की, ये हम वेव की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहे, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पे जो हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस की बात कर रहे हैं, ये हम जो है वो पूरी वेव की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहे, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग
टू द वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये जो वाई एक्सिस की बात की है ये हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की है, तो जाहिर सी बात है अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो जो थर्ड डायरेक्शन हमारे पास बची है जी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड उसके अलॉन्ग होगी, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, एक्स एक्सिस जो है वो वेव की डायरेक्शन है, वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और जी एक्सिस हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे जो हमें क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगा वो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स होंगे वो इस तरह से हो जाएंगे, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी एंड बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ पे ई नॉट और बी नॉट क्या है, ऑब्वियसली ये एम्पलीट्यूड है, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ओमेगा ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वेव की, ठीक है, और जो हमारे पास के है ये एंगुलर वेव नंबर ऑफ वेव है, ठीक है। कि हमें ये बताएगा कि उस पॉइंट से कितने नंबर ऑफ वेव्स हैं वो पास हो गई हैं। अब जहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो रहा है वहाँ तक एक वेव कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो वो वहाँ पे के की जो हमारे पास कह सकते हैं वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट पर जाकर 2 हो जाएगी। तो के जो है बेसिकली हमारे पास वेव नंबर है, एंगुलर वेव नंबर है, ठीक है। जो हमारे पास सी है वो ई ओवर बी के बराबर होगा, ठीक है। कि हमारे पास जो स्पीड है सी, यहाँ पे क्या स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो सी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जो कि आरएलसी जो सर्किट है वहाँ से प्रोड्यूस होकर ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो सी हमारे पास हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो रेशो के बराबर होगी। अब अगर हम मैक्सवेल की बात करें कि उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड की बात की थी, उसने कहा था सी इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। अच्छा, हमारा जो ट्रैवलिंग तक का जो टॉपिक था ना वो तो ख़त्म हो चुका है। ये जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हमने बेसिकली करना क्या है। नेक्स्ट में जो है हम देखेंगे कि मैक्सवेल इक्वेशन है सी इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट की इक्वेशन दी थी सी कैलकुलेट करने के लिए। इससे एग्जैक्ट सी की वही वैल्यू आती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन ये किस तरह से इक्वेशन है, ये सारी इक्वेशन को जो है हम वो प्रूव करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, जो मेन पॉइंट आपने हमेशा याद रखना वो ये है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी साइनसॉइडल है, चेंज हो रही है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी साइनसॉइडल है, चेंज हो रही है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। ये समरी मैं आपको थोड़ी सी बता रही हूँ। इसी तरह जो हमारे पास फिर क्या होगा कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई, सो ऑन, इस तरह से जो चलता जाएगा। ये किस वजह से, इसकी दो वजूहत हैं। फर्स्ट ये है कि जो हमने अपना एक्सटर्नल सोर्स लगाया वो हमें जो वेरिंग करंट दे रहा है। दूसरा ये है कि हमारे पास जो चार्जेस हैं वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं या वो वाइब्रेट कर रही हैं। अगर हमारे पास जो साइनसॉइडल वाला सीन ना हो, चेंजिंग ना हो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, देन हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो प्रोड्यूस ही नहीं होंगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोड्यूस होने के लिए सबसे जो मेन बात है वो हमारे पास ये है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।